नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी एप्लीकेशन पर क्लास चलती है, जैसे कि आप करते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। हर्ष चौधरी जी हमारे साथ हैं। राम राम सर जी। राम राम, आपकी स्वीकार होगी। अक्षय कुमार भी हमारे साथ हैं। हेलो सर। निशा पांडे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अभिषेक यादव, ठीक है। हिमांशु पटेल, जोहार सर जी, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अनिल सिंह, मेघा, तो सभी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्पीड के साथ। और ठीक है ना जो अभी ना जुड़ पाए वे और जल्दी से जुड़ जाएंगे। फिर हम अपने इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारो, टॉपिक जो चल रहा है वो वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा है। कल हमारा हुआ था, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो वेद वगैरह है ना, अब वहां से क्वेश्चन अनिश्चित तौर पर हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता समाप्त होते ही तो कल या परसों बौद्ध धर्म चल जाएगा, फिर जैन धर्म, और फिर महाजनपदों की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे और सहज आधुनिक माफी चाहूंगा, प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, वंश वगैरह आएंगे और फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी यहाँ स्पीड के साथ जुड़ते हुए सभी की राम राम स्वीकार होगी हाथ जोड़कर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने इस टॉपिक के साथ। मेरे प्यारो, वैदिक सिविलाइजेशन मैंने कराया, ठीक है। ऋग्वेदिक काल चल रहा था। ऋग्वेदिक काल की यदि मैं बात करूं, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला, ठीक है ना। और ऋग्वेदिक काल का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो ऋग्वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। कल मैंने दशराग युद्ध के वर्णन के बारे में बताया कि दशराग युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, ये सभी को पता होगा। परुशनी रावी नदी के किनारे वो युद्ध हुआ था। अब इसी के साथ आप सभी की सभी हेडिंग डाल देंगे सर जी। हेडिंग डालनी है वर्ण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था की बात होगी, तो यहाँ पर सभी को सब हेडिंग डालना होगा स्पीड के साथ सर, वर्ण व्यवस्था। तो मैं डाल दूंगा कौन सी व्यवस्था की बात होगी, तो इस तरीके से आपको लिख देना है वर्ण व्यवस्था। मित्रों, यदि मैं ऋग्वेदिक काल की बात करूंगा, जो मतलब पहले प्राचीन भारत की बात होगी, तो यदि देखूं मैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। सर, वर्ण व्यवस्था यदि मैं बात करूंगा तो जो चार जो वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका जो उल्लेख मुझे मिलता है वो जो विराट पुरुष है जिसके द्वारा बताया जाता है कि ब्राह्मण जो है मुख से उत्पन्न बताया है, क्षत्रिय बाहु भुजाओं से, और वैश्य ठीक है ना पेट से, और शूद्र जांघों से उत्पन्न होने की जो बात की गई है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उसका उल्लेख किया गया है। यदि मैं ऋग्वेद की बात करूंगा, ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित न होकर कैसी आधारित थी सर जी? कर्म आधारित थी। तो ये सारी चीजें हम जो है एक बार विस्तार पूर्वक, ठीक है ना, करते चलेंगे। और आप जो है, ठीक है ना, लिखते भी नोट भी करते चलेंगे। सभी की प्रणाम यहाँ पर स्वीकार हो ही चुकी है। चलते हैं मेरे प्यारो, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात तो होगी, तो मैं आपको बताऊंगा सर जी। इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख यदि मैं यहीं लिख दूं, चलो हेडिंग तो डली हुई है और आपको लिख देना है वर्ण व्यवस्था, ठीक है। कौन सी व्यवस्था की बात है सर जी? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपको बताना होगा वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है सर, ऋग्वेद के कौन से? तो मैंने कराया होगा ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, तो हम लिखेंगे सर ऋग्वेद के 10वें मंडल के कौन से मंडल की बात होगी, तो यहां लिखेंगे 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के कौन से सूक्त की बात होगी, तो हम बताएंगे सर जी पुरुष सूक्त में। इस तरीके से आपको छाप देना है, ठीक है ना, पुरुष सूक्त में किसका, तो हम बताएंगे सर ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात होगी।
चलो बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है किसमें सर जी? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अब वर्ण की बात होगी तो सर जी वर्ण क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा, 4 वर्ण थे, ये सभी को पता होगा। अब वो वर्ण कौन कौन से होंगे तो हम बताएंगे सर। एक तो ब्राह्मण, इस तरीके से लिखेंगे सर जी, हाँ ब्राह्मण होगा। इसी के साथ मेरे प्यारो क्षत्रिय, आपको पता होगा, चलो क्षत्रिय कर देंगे सर। इसी के साथ आप वैश्य कर देना, और वैश्य के साथ हम कर देंगे सर जी शूद्र। इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये वो कितने वर्ण होंगे? 4 वर्ण होंगे, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होगा। ये आ रही है बात समझ में? अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैश्य व जो शूद्र है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इनका एक बार उल्लेख किया गया है। यदि मैं बात करूंगा कितनी बार, तो हम बताएंगे सर इनका एक बार उल्लेख मिलता है, एक बार। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जब आएगा तो क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन होगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वैश्य व शूद्र शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है? तब हम बताएंगे सर जी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। कौन से में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इस तरीके से आपको छाप देना है। अब एक और पॉइंट पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन पूछा गया शूद्र शब्द का जो प्रयोग है, कौन से शब्द की बात होगी? तो मैं बताऊंगा सर जी शूद्र शब्द का प्रयोग इस तरीके से लिखना है। हाँ ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या होगा? शूद्र होगा। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि शूद्र शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। और कौन से सूक्त में है? तो हम बता देंगे पुरुष सूक्त में है। ये शूद्र शब्द हमसे पूछा जाता है, तो इसे भी आप नोट करके लिख देंगे। ऋग्वेद के जो है शूद्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। तो ये आप इस पॉइंट यहां से बना लेंगे। यदि क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो निश्चित तौर पर बताऊंगा। तो यहां तक ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अब भाई साहब क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित न होकर कैसी थी सर जी? कर्म आधारित थी। तो हम लिखेंगे ऋग्वेद में, कौन से वेद की बात है मेरे प्यारों? तो मैं बताऊंगा ऋग्वेद में, ठीक है ना, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था की बात कह रहे हो सर? तो मैं कह रहा हूं वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना, जन्म आधारित न होकर। ये पॉइंट आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कैसी थी सर जी? कर्म आधारित थी। न होकर कर्म आधारित थी। तो ये भी पॉइंट आपको लिख देना है। क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे कि ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसी थी सर जी? तो जन्म आधारित नहीं थी, और कैसी थी? तो कर्म आधारित थी। यदि वर्ण व्यवस्था की बात होगी तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। और मैं ठीक है ना, जो है शायद ये पॉइंट आप करेंगे भी, निश्चित तौर पर क्लियर करते चलेंगे। यहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो तो आगे नोट कर लिया होगा, नोट सभी ने कर लिया होगा, तो आगे मैं बढ़ूंगा। अब हेडिंग डालेंगे सर जी वस्त्र एवं आभूषण। ऋग्वेद की बात होगी, कौन से वेद की? तो मैं यहां पर हेडिंग डाल दूंगा वस्त्र और सर जी आभूषण। वस्त्र और क्या होगा? तो हम बताएंगे सर वस्त्र और आभूषण। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है, वस्त्र और आभूषण। चलो जी, वस्त्र और किसकी बात होगी? आभूषण। मेरे प्यारो ऋग्वेद में यदि मैं बात करूं, एक निष्क शब्द आता है, ठीक है। निष्क क्या था? ये कितनी बार जन हमसे पूछा गया है। निष्क यदि मुझसे पूछा जाएगा तो गले में पहने जाने वाला जो आभूषण था उसे निष्क कहते थे। अब एक और क्वेश्चन आता है सर जी, अब जैसे आज वर्तमान में पूछूं हार, हार बनवा दियो मुझे, अब के सैलरी मिले तो, ठीक है ना, और दुनिया भर के हैं गले में पहने जाते हैं, लेकिन उस समय एक निष्क था, निष्क आभूषण। ये क्या था? तो सर हम बताएंगे निष्क जो है, बता देना, गले का एक स्वर्ण आभूषण था, मतलब सोने का आभूषण सा आभूषण था, जिसे उस समय
विनिमय के तौर पर, आदान प्रदान के तौर पर भी प्रयोग में लाया जाता था। तो ये आप बताएंगे निष्क की बात होगी तो हम बताएंगे सर जी, ठीक है ना, गले का एक, किसका होगा, तो आपको बताना है गले का एक स्वर्ण आभूषण था। एक कैसा, गले का एक स्वर्ण आभूषण, इस तरीके से आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। गले का एक स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण माने क्या होगा सर जी, सोने का आभूषण था। तो ये आपको बताना है बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि क्वेश्चन आएगा निष्क क्या था, तो सर जी गले का एक स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण माने क्या है, तो सोने का आभूषण था। निष्क ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो। विवाह के समय, आज विवाह हो रहा है सर जी, कोट पैंट पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, नई नई डिजाइन चल रहे हैं। लेकिन उस समय यदि मैं बात करूं कि विवाह के समय वर द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता, क्योंकि वस्त्र और आभूषण डले हुए हैं ना, तो बताना कौन पहले बताएगा। सर जी पूछा जाएगा कि विवाह के समय, कौन सी समय की बात होगी मेरे प्यारो, तो मैं बताऊंगा विवाह के समय, विवाह के समय किसके द्वारा, तो आप बताएंगे विवाह के समय वर द्वारा, वर वधु, वर माने दूल्हे राजा, तो विवाह के समय वर द्वारा पहने जाने वाला, वर द्वारा क्या होगा सर, पहने, इस तरीके से लिख देंगे, पहने जाने वाला वस्त्र जो था, पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था, वस्त्र ये आप ही को बताना है सर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो वस्त्र उस समय वायुध, इस तरीके से करेंगे सर जी, वायुध कहलाता था। ठीक है ना, क्या कहलाता था, तो आपको बता देना है वायुध कहलाता था। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, आएगा कि ऋग्वेद काल में या ऋग्वेदिक काल में विवाह के समय वर द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था, बाध्य होगा, वायुध गलत होगा, बाध्यु होगा, ठीक है ना, वाध्यु, ऐसे बाध्यु है, ऐसे होगा, ठीक है ना, वायुध ना होगा, बाध्यो होगा। ठीक है, क्या होगा सर जी, बाध्यो होगा, इस तरीके से लिखना है। तो क्वेश्चन आज है कि ऋग्वेद काल में विवाह के समय वर द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था, बाध्यो कहलाता था। ये आपको नोट कर देना है, क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर हम बताएंगे। और ऋग्वेद काल की यदि मैं बात करूंगा मेरे प्यारों, उस समय का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था, तो बीणा। ठीक है ना, ये भी आपको बताना है सर जी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, बीणा उस समय का प्रमुख वाद्य यंत्र था, ये भी आप लिख देंगे, ऋग्वेद काल का प्रमुख वाद्य यंत्र बीणा। तो बीणा आपने देखा होगा सरस्वती माता जी के हाथ में। और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, यदि मैं बात करूं भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीणा सरस्वती जी के हाथ में है ना, तो बीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था उस समय, ये भी हम बताएंगे प्रमुख वाद्य यंत्र था। यदि क्वेश्चन आएगा आप निश्चित तौर पर बताएंगे, और ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारो आता ही है, आता है तो हम बताएंगे। ठीक है, चलो। यदि मैं एक और बात करूंगा उस समय की, सर करो, आजीवन अविवाहित रहने वाली, मतलब आजीवन, पूरे जीवन भर आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिला या लड़कियों को क्या कहा जाता था, तो उनका नाम भी कई बार हमसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मैं बताऊंगा सर, अमाजू कहा जाता था। क्या, अमाजू कर देना, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था उस समय। ये पॉइंट कई बार पूछे जा चुके हैं। आजीवन अविवाहित, कौन सी विवाहित की बात होगी सर जी, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, रहने वाली कन्याओं को इस तरीके से छाप देना है आप सभी को, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। सर जी ये आप नोट कर देंगे, अमाजू कहा जाता था, इस तरीके से क्वेश्चन अमाजू कहा जाता था। यदि आएगा तो मैं तो निश्चित तौर पर बताऊंगा, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था सर जी, अमाजू कहा जाता था। पॉइंट कंप्लीट होगा है, यहाँ के जिसे तारना है उतार लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो सभी नोट करते चलेंगे भाई। ठीक है, अमाजू कहा जाता था। तो चलो ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे, और इसी के साथ मित्रों आगे मैं अगले पॉइंट पर चलूंगा। एक नाम होगा गायत्री मंत्र।
आपने पढ़ा होगा। यदि मैं यहाँ हेडिंग डाल दूं सर जी गायत्री मंत्र, तो हमने खूब पढ़ा है, गायत्री मंत्र का वाचन करेंगे। यदि मैं बात करूं ये गायत्री मंत्र जो है इसका जो उल्लेख है ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? तो सर ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है। तो हम बताएंगे गायत्री मंत्र इस तरीके से करना है, ऋग्वेद के कौन से मंडल की बात होगी? तो हम बताएंगे तृतीय मंडल। इस तरीके से आप छापेंगे ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। कौन सी मंत्र की बात है सर जी? गायत्री मंत्र की बात है। जिसके रचयिता की बात होगी, ये भी क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो हम बताएंगे सर विश्वामित्र। क्यों ना कर देते आप? कौन से मित्र होंगे? तो सर जी विश्वामित्र। इस तरीके से आपको लिख देना है विश्वामित्र। यदि क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, निश्चित तौर पर बताऊंगा। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन से मंत्र की बात आई है यहाँ पर? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ठीक है ना, तो आपको बताना है सर जी ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। और जिसके रचयिता कौन होंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे आईएमपी, अब ये बता देंगे, आईएमपी का मतलब इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, चलो आ रही है बात समझ में? सही है सर जी। अब ये वो पॉइंट हैं जो हमसे बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आएगा कि ऋग्वेद का 9वां मंडल कैवा मंडल है सर जी? भाई ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सर जी हम बताएंगे सोम देवता को। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। और ये भी पॉइंट करना है ऋग्वेद का सर जी, कौन से वेद का? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल होगा। इस तरीके से हम लिखेंगे ऋग्वेद का 9वां मंडल। ये बताना है ऋग्वेद का कौन सा 9वां मंडल? सर जी सोम देवता को। इस तरीके से आपको लिख देना है सोम देवता। हम बताएंगे कौन सी देवता की बात होगी सर? सोम देवता को समर्पित है। ये आप ही को बताना है कौन सी देवता की बात है सर जी? सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन आएगा, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे। और सोम देवता की बात करूंगा तो इसका 144 बार मेरे प्यारो उल्लेख किया गया। ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कितनी बार? 144 बार, ठीक है ना, उल्लेख किया गया है। आचे की सोम देवता मेरे प्यारो, सोम देवता का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है? 144 बार, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। और सोम देवता का कितनी बार उल्लेख? 144 बार। और गायत्री मंत्र की रचयिता मेरे प्यारो, क्वेश्चन आता है विश्वामित्र और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की कौन से मंडल में है? तो तृतीय मंडल आपको बताना है। और यहां पर क्या कर देना है सर जी? 144 बार सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ये आ रही है बात समझ में? चलो जी, तो ये जो है पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये हो गए ऋग्वेद में संबंधित जो भी क्वेश्चन थे। और परीक्षा की दृष्टि से मैं देखूं तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। अब यहाँ एक जो है ये आपने नोट किया होगा। अब चलते हैं आगे। एक शब्द था आर्य, मैंने बताया ये आर्य। अब हेडिंग डाल देना है आर्य कौन थे। इस तरीके से आपको लिख देना है, क्योंकि ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं आजकल परीक्षा में। आर्य कौन थे, ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे मेरे प्यारो। यदि मैं आर्य की बात करूंगा तो आर्य एक जाति विशेष को या जाति विशेष के समूह को, जो आर्य जो शब्द है ना, आर्य शब्द एक जाति विशेष के शब्द को इंगित करता है। नजर नजर की बात है, नजर नजर का खेल, नजर का जब मेल है, नजर नजर से जाम। अच्छा ठीक है, चलो। तो आर्य जो शब्द है एक जाति विशेष को इंगित करता है। अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं। बता रहे हैं कि आर्य उस देश के निवासी थे। कोई कहेगा आर्य तिब्बत से आए हैं, कोई कहेगा आर्य मध्य एशिया से आए हैं, कोई कहीं का आर्यों को बता रहा है, कोई उत्तरी ध्रुव का बता रहा है। चारागाह की तलाश में आर्य खीवर दर्रे को पार करते हुए भारत में आ जाते हैं।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ या उत्तम मैं आपको बताऊंगा। ये आर्य जो शब्द है एक इरी शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विदेशी, या मतलब विदेशी मैं बोलूंगा, ठीक है ना। मतलब आर्य जो बताए हैं यहाँ पर कौन बता दिए हैं, विदेशी। मतलब आर्य जो शब्द इरी शब्द से निकला हुआ है, ठीक है ना, इनका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा विदेशी या अजनबी, ऐसे बोला गया है, ठीक है। चलो अब पॉइंट आर्य की बात तो होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि आर्य, पहले मैं बात करूं आर्य जो यहां पर है ये संस्कृत भाषा का शब्द होगा। ये पहले आप हेडिंग डाल देना आर्य इस तरीके से। आर्य कौन सी भाषा का शब्द है, तो सर हम बताएंगे संस्कृत भाषा का शब्द है। आपको लिख ही देना है संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा की बात होगी, संस्कृत भाषा का शब्द है सर जी। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका जिसका शाब्दिक अर्थ होगा, ये आपसे मैं पूछूं, जिसका शाब्दिक, जिसका इस तरीके से ही लिख देना है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा मेरे प्यारों श्रेष्ठ या उत्तम। जिसका शाब्दिक अर्थ है, अर्थ क्या है तो हम बताएंगे जिसका शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या उत्तम। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, आता है कि आर्य कौन सी भाषा का शब्द है, ऐसा ही तो छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा ये तो संस्कृत भाषा का शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे प्यारों मैं बताऊंगा सर जी श्रेष्ठ या उत्तम होगा। आ रही है बात समझ में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये तो मैंने बता दिया कि आर्य एरी भाषा संस्कृत की एरी शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, जिसके शाब्दिक अर्थ की यहां पर बात होगी तो मैं बता दूंगा सर जी विदेशी या अजनबी होगा। तो यहां अधिकांश जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ या उत्तम आप बताएंगे। आर्यों की भाषा कई बार पूछी गई कि जो आर्य हैं मेरे प्यारों, इनकी भाषा तो आप बताएंगे सर आर्यों की भाषा तो संस्कृत थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आर्यों की भाषा कैसी है, तो सर आप संस्कृत बता देंगे, ठीक है ना। और आर्यों को ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, ये भी हम लिख देंगे। आर्यों को किसकी बात होगी सर, हम बताएंगे आर्यों को भारतीय जो है भारतीय सभ्यता, इस तरीके से लिखना, आर्यों को भारतीय सभ्यता, कौन सी सभ्यता की बात होगी मेरे प्यारों, आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। वह किसकी बात होगी, वह संस्कृति का संस्थापक। इस तरीके से मैं आपको लिखाऊंगा, बढ़िया तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलना है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, जिनका शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या जो उत्तम यदि बोला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो श्रेष्ठ व उत्तम सभी बहुत बढ़िया तरीके से बताते चल रहे हैं मेरे प्यारों। एक और मैं आपको बताऊंगा कि अब बहुत बहुत ज्यादा तादाद में आप बच्चे जुड़े हुए हैं। जिस भी सब्जेक्ट को यदि बड़ा भैया छोटा भैया मान के समझ रहे हो, कुछ भी मान लेना, ठीक है ना। तो जो भी सब्जेक्ट है उसे साथ के साथ क्लियर करते चलना, अपने ऊपर वजन मत आने देना। यदि क्लास इकट्ठी होगी तो कोर्स पीछे पड़ जाएगा, फिर यदि कोई भी चीज पीछे पड़गी तो समझ लो फिर उसकी टेंशन, आने वाली की टेंशन और वर्तमान की टेंशन, तो इतनी टेंशन में मत झुंझाना कि फिर सुलझो ही ना। तो इसलिए जो भी क्लास है उसे साथ के साथ कंप्लीट करते चलना। शाम को बैठो तो बस रिवीजन के तौर पर बैठना, मैं तो इतना बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप यदि मानोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ना है। चलो अब आर्यों के मूल निवास स्थल इस तरीके से बताए गए सर जी। आर्यों के क्या होगा सर, मूल निवास स्थल। मूल निवास की बात तो होगी, आपका भी बनना होगा डोमिसाइल, मूल निवास जिसे मैं बोलूंगा। आर्यों के कौन से स्थल की बात है सर जी, तो हम बताएंगे आर्यों के मूल निवास स्थल। ये हमारे जो भारत के विद्वान हैं उन्होंने बताया है, उन्होंने ठीक है ना चर्चा की है, उन्होंने विवरण किया है
तर्ज कसे हैं, बताया है कि यहाँ के हैं, यहाँ के हैं। अब वो कौन कौन से होंगे जो बताते चल रहे हैं। ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ आर्यंस के बारे में मेरे प्यारों, तो आर्यों का निवास स्थल। एक नाम आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बाल गंगाधर तिलक सर जी सुना तो है। उन बाल गंगाधर तिलक की बारे में बात कर रहे हो जिन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। हाँ मेरे प्यारो, इन्होंने आर्कटिक प्रदेश का बताया है। आज की बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया था, तो आप बताएंगे सर ये तो आर्कटिक प्रदेश। यदि मैं बोलूं तो उत्तरी ध्रुव आप लिख देना कोष्टक में। कौन सी ध्रुव की बात होगी, तो हम बताएंगे उत्तरी ध्रुव। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, आएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने, कौन सी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया। तब आपको बताना होगा सर जी वो तो आर्कटिक प्रदेश बता देना। कौन सा, आर्कटिक प्रदेश, इस तरीके से लिख देना है। आर्य बात समझ में। चलो जी, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात होगी। एक नाम था, एक अंग्रेज है, नाम होगा विलियम जोन्स। कौन से जॉन्स की बात होगी, विलियम जॉन्स की बात होगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विलियम जॉन्स ने आर्यों को कहां का निवासी बताया है, तो आप बता देंगे सर जी यूरोप का निवासी बता दिया इन्होंने। तो कहां का, कि ये तो यूरोप के निवासी थे जो चारागाह की तलाश में आए हैं, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश बोलेंगे तो उत्तरी ध्रुव का बताया है। एक नाम सुना होगा सर जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन से हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं भैया ये तो तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के, तिब्बत के निवासी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो कह दिया कि ये तो सर जी तिब्बत के निवासी हैं। कहाँ के, तिब्बत के निवासी हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है विलियम जॉन्स यूरोप के बता रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत के, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव के बता रहे हैं। और एक नाम था मैक्स मूलर, सुना होगा आपने। कौन सा सर जी, तो मैं यहां पर लिख दूंगा मैक्स मूलर, इस तरीके से लिखना है मैक्स मूलर। और इन्होंने बताए मध्य एशिया के निवासी थे, और ये बात राइट बनी, ठीक है ना, मध्य एशिया। जो और भी जो है इतिहासकारों ने इस पर जो है, ठीक है ना, खोज वगैरह जो भी की है, रिसर्च, तो बताया जो मैक्स मूलर की बात यहाँ पर सिद्ध भी होती है, तो कि ये मध्य एशिया के ही निवासी हैं। आर्य बात समझ में। चलो अच्छा गुरुजी, मैं आपसे यूपी कांस्टेबल में भी पढ़ा हूँ, यूपी जी के गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैक्स मूलर अब यहाँ भी पढ़ना है, तो ये कहाँ के होंगे, मध्य एशिया के। स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं तिब्बत के, विलियम जॉन्स यूरोप के, और बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव के इन्हें बता रहे हैं। तो ये नोट कर लेना है आपको सभी को। एक डॉक्टर संपूर्णानंद है, वे कह रहे हैं ये तो आल्पस पर्वत के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां के निवासी हैं, ठीक है ना, डॉक्टर संपूर्णानंद। और आल्पस पर्वत के पूर्व में एक यूरेशिया पर्वत है, वहां से वहां के निवासी हैं। तो आप बता देना, यदि डॉक्टर संपूर्णानंद की भी बात होगी तो हम डॉक्टर संपूर्णानंद जी को भी लिखेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कह रहे हैं, तो डॉक्टर मतलब सबके अलग अलग मत हैं, तो आप बता देना है आल्पस पर्वत के पूरब में यूरेशिया के निकट के हैं। कौन से, तो इस तरीके से लिखेंगे, आल्पस जो पर्वत है सर जी, कौन से पर्वत की बात है, आल्पस पर्वत के पूरब में, ठीक है ना, पूरब में, आल्पस पर्वत के पूरब में, या आल्पस पर्वत के निकट या पूरब में, ठीक है ना, पूरब में निकट यूरेशिया से। ये आपको बता देना है कहां से सर जी, यूरेशिया से। तो इस तरीके से और भी दुनिया भर के विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने मत यहां पर प्रकट किए। लेकिन ठीक है ना, तो यदि मैं बात करूंगा भाई, एक चीज मैं आपकी समझ नहीं पा रहा हूं अंकित सिंह गौतम, मुझे बीच में बोलना पड़ता है तो एक बच्चे के ऊपर फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ बच्चे इनका आ रहा है कि सर जी मैथ के टीचर समझ में नहीं आ रहे। या शिकल देख रहे हो है भाई, शिकल देख के ही जो पढ़ेंगे हम। पसंद ना आ रहे, पसंद का मतलब क्या है, रंग रूप देख रहे हो, क्या देख रहे हो।
जो मैथ के टीचर आपके लिए उतारे गए हैं ना, वो एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हैं। कभी वैसी हल्के में ले रहे हो उन्हें। 3 नौकरी उन्होंने छोड़ दी ऊंची पोस्ट की। तो भैया 2-4 दिन में सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है, सारी चीजें कंप्लीट होंगी। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं पहले भी बता रहा हूँ, जो अंकित सर ने किसी टीचर को यहाँ पर उतारा है तो कुछ ना कुछ इतने बड़े भारत में नाम है सर का, और वो यदि किसी भी टीचर को आपके समक्ष लाएंगे तो वैसे ही नहीं लाएंगे भाई साहब। कितने इंटरव्यू होते होंगे, कुछ ना कुछ तो होता होगा, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मत करो यार, तुम सभी के सभी समझदार हो ना, ठीक है। तो हाँ, सच में ही बता रहा हूँ, सच में गुरुजी सच्ची मच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मत करे करो कोई सा भी। अब कह मत दियो, ठीक है गौतम जी, ने देख लियो फिर, मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो यहाँ आ जाओ, ये पॉइंट आपकी जो आर्यों के, यदि मैं मूल निवास स्थल की बात करूंगा तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने बताया इन्हें आल्पस पर्वत के पूरब में एक निकट एक यूरेशिया पर्वत पड़ता, यूरेशिया पड़ता है, वहां से है, ठीक है। चलो, ये पॉइंट आपको कर देने हैं। अब इसी के साथ चलूंगा मैं मेरे प्यारो वेदों की तरफ। चलो, किसकी बात होगी? वेद। ये आप करेंगे वेद, इस तरीके से लिख देना है। वेद जो है ना, वेद, वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। आपको पता भी होगा, मैं पहले ही ऊपर लिख दूंगा। वेद मेरे प्यारो किसकी बात है? वेद इस तरीके से लिखना है, विद धातु। कौन सी धातु की बात है? मतलब धातु शब्द है यहां पर, धातु से वेद शब्द विद धातु से बना है, मतलब विद धातु शब्द से। वेद शब्द, शब्द तो लिखा ही ना, वेद विद धातु शब्द से बना है, ऐसे लिख देंगे, शब्द से बना है, ठीक है ना, से बना है मेरे प्यारों, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। जिसका शाब्दिक अर्थ, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जिसका शाब्दिक अर्थ ये बताएंगे सर जी, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा ज्ञान। अब ज्ञान जैसे कि आप अर्जित कर ही रहे हैं। चलो, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद किससे बना है? तो एक विद धातु है, वेद विद धातु से बना है, ठीक है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। किसकी बात होगी सर जी? ज्ञान की बात होगी। ये आप बताएंगे कौन सी धातु से? वेद विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं वेदों की, तो वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेद व्यास जी के द्वारा संकलित किए गए हैं। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। यदि बात होगी तो किसको? वेदों को मैं लिख दूंगा। क्या बात है सर जी? वेदों को संहिता भी कहा जाता है, इस तरीके से लिख देना है, संहिता। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सर आप ही को बताना है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि ये वेद व्यास जी के द्वारा, इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये वेद व्यास, कौन से व्यास की बात होगी मेरे प्यारो? तो सर जी वेद व्यास कर देना, क्योंकि ये वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? तो हम बताएंगे सर जी, क्योंकि ये वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब परीक्षा में आएगा। आज की संहिता किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर वेदों को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर जी किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा संकलित किए गए हैं। आ रही है बात समझ में? यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। किसके द्वारा संकलित किए गए हैं? वेद व्यास जी के द्वारा। मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूंगा, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिष्य और गुरु के मतलब शिष्य गुरु के समीप बैठकर जो पठन पाठन करते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, इसलिए इसे श्रुति भी बोला गया है। यदि मैं बात करूंगा वेदों को क्या कहा गया है सर, तो यही पॉइंट लिख देंगे सर, वेदों को
वेदों को श्रुति भी कहा गया है। आप सभी को बताना है, श्रुति भी कहा गया है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है। कहा गया है आ जाए कि श्रुति किसे कहा जाता है, तो जब आपको बताना होगा सर जी वेदों को कहा गया है। किसको? वेदों को कहा गया है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना है, मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना भाई, यहां तक पॉइंट कंप्लीट होगा क्योंकि वो आएगा ना। वेदों की संख्या, नंबर ऑफ वेद, वेदों की संख्या कौन पहले बताएगा कितने वेद हैं? अब तुम्हारी तरफ मेरा ध्यान होगा, और जिसने भी गलत बता दिया ना भाई साहब, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वेदों की संख्या आप सभी को बताना है, और मैं आशा करूंगा कि सभी की सभी बताएंगे तो सही। वेदों की संख्या स्पीड के साथ, गुड मॉर्निंग तो सबकी स्वीकार है, 9 बजे क्लास हो जाती है। चलो ये बताएंगे वेदों की संख्या, जल्दी से बताएंगे वेदों की संख्या जो है कितनी है। मैंने फादर सब लिखवा दिए, हेरोडोटस कहा जाता है, आप डेमो में देख लेना, ठीक है। तो गुरुजी एक पॉइंट समझ में आ रहा, अच्छा एक एक पॉइंट समझ में आ रहा, तो नु बता दो मुझे वेदों की संख्या। अब देखो, लव चौधरी ने बताया 8, जिस दिन भी लव चौधरी मिल गई ना उस दिन करोगे 4, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी होगी सर जी? आप बताएंगे 4। ये बताना है मेरे प्यारो, 8 ना होगी लव जी, होगी तो होगी कितनी सर? 4 होगी। अब एक बार इस तरीके से गोला सा काटेंगे बड़ा सा, चलो जी इसमें एक छोटा सा लिख देंगे और इसे हम लिखेंगे वेद, इस तरीके से, ठीक है। चलो ये आप करेंगे बढ़िया तरीके से, ये होगा वेद। सर इसमें कर दो ऋग्वेद। कौन सा वेद है भाई? 4 ही तो वेद हैं। तो पहला यदि मैं बात करूं भाई, सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद ही तो होगा। फिर इसके बाद कौन सा होगा सर जी? यजुर्वेद। मैं यहां लिख दूंगा यजुर्वेद, ऐसे कर देना है, ठीक है ना। इसी के साथ सर सामवेद कर देना, और सामवेद के साथ ही यहां ऊपर लिख देना अथर्ववेद। कौन सा वेद होगा? तो इस तरीके से आप लिखेंगे अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद आपके सामने हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूं ऋग्वेद में क्या है सर जी? ऋग्वेद में क्या होगा कि जब पढ़ूंगा तो इसमें मुझे वैदिक देवता जो होंगे मेरे प्यारों, कौन से देवताओं की बात है सर? तो वैदिक देवताओं की स्तुति यहां पर मिलती है। वैदिक देवताओं की स्तुति आप यहां पर लिखेंगे स्तुति। आज के ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो वैदिक देवताओं की स्तुति जो है यहाँ पर की गई है। यजुर्वेद की बात तो होगी तो यज्ञ के संपादन की जो विधियां हैं, किसके संपादन की? तो सर जी यजुर्वेद में ये लिख देना है यज्ञ के संपादन की। आपको बताना है यज्ञ के संपादन की जो विधियां हैं मेरे प्यारों, कौन से संपादन की बात होगी सर जी? यज्ञ के संपादन की विधियों का उल्लेख जो किया गया है वो यजुर्वेद में किया गया है। कौन से वेद में? यजुर्वेद में। आप इन पॉइंटों को लिख लेना, यदि हम पढ़ेंगे तो यज्ञ हमें यजुर्वेद में मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब बात आती है सर जी सामवेद। तो छंदों के गायन की जो विधियां हैं ये आप सामवेद में करेंगे। छंद इस तरीके से लिखेंगे सर जी, छंदों के गायन की विधियां। किसके गायन की बात है? छंदों के गायन की विधियां, इस तरीके से आपको लिख देना है, बहुत बेहतरीन तरीके से गायन की विधियां। और अथर्ववेद की यदि बात मुझसे पूछी जाएगी तो संस्कार व कर्म कांडों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। तो इस तरीके से लिख देंगे सर जी संस्कार व जो कर्म कांड हैं, कौन से कांडों की बात होगी सर? कर्म कांडों का वर्णन। इस तरीके से आपको नोट कर देना है। वो किस में मिलता है? तो सर अथर्ववेद में। वैदिक देवताओं की स्तुति मुझे ऋग्वेद में, और जी के यज्ञ के संपादन की विधियां तो ये आप बता देंगे सर जी यजुर्वेद में। सामवेद छंदों के गायन की विधियां, संस्कार व कर्म कांडों का वर्णन आप अथर्ववेद में देखेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं, और जब आएंगे तो हम तो सर निश्चित तौर पर बताएंगे भी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आता है क्वेश्चन मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूंगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो इसी के साथ मैं अगले पॉइंट की तरफ चलूंगा। तो आप लिखेंगे सर ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद इस तरीके से लिखना है। कौन सा? यजुर्वेद। वे कौन सा वेद है? एक होगा सर जी सामवेद, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद को,
सामवेद को क्या कहा जाता है सर? वेद त्रयी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। वेद त्रयी इस तरीके से लिखेंगे, वेद त्रयी भी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम बताएंगे सर, वेद त्रयी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और मैं आशा करूंगा कि आप बताएंगे कि वेद त्रयी किन वेदों को कहा जाता है। तो सर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो जी, तो ये आते हैं, आएंगे तो हम बताएंगे। बढ़िया तरीके से पॉइंट आप करना है और इसी के साथ हेडिंग डालना है। ऋग्वेद तो मैंने करा दिया, अब दूसरा वेद कराना है सर जी। दूसरे वेद का नाम होगा सामवेद। इस तरीके से लिखेंगे, सामवेद। दूसरा वेद आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से, हेडिंग डाल देंगे सर सामवेद। साम का जो अर्थ होता है वो होता है गायन। आपको पता भी होगा, साम मैंने बताया है, ठीक है ना। वो सामवेद जिसे भारतीय संगीत का मेरे प्यारों जनक कहा जाता है। और जो स्वर के जो सेवन संगीत है, सारे गामा पधनीसा का उल्लेख भी किस में मिलता है? मुझे सामवेद में मिलता है। तो हम बताएंगे क्या सर जी? साम पहले लिखेंगे, साम का जो अर्थ है होगा वो होगा गान से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साम का अर्थ इस तरीके से लिखना है सर। साम के अर्थ की बात होगी तो साम का जो अर्थ है वो किससे होगा मेरे प्यारों? हम बताएंगे सर जी, गान, जो गायन होता है। साम का अर्थ किससे है? गान, आप बताएंगे। और साम वेद से ही सर्वप्रथम, ठीक है ना, साम वेद से नोट कर देंगे। कौन से वेद से मेरे प्यारों? साम वेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों, इस तरीके से लिखेंगे। साम वेद से कौन से वेद की बात है सर? साम वेद से सर्वप्रथम कौन सा प्रथम होगा? तो हम बताएंगे साम वेद से सर्वप्रथम 7 स्वर, 7 स्वर जो होंगे ना, 7 स्वरों। अब 7 स्वर कौन से हैं सर जी? सा, रे, गा, मा, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से की जानकारी मिलती है, सारे गामा की जो है की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और जब आएगा तो आपको बताना होगा, स्पीड के साथ बताएंगे। सर जी क्या क्वेश्चन है? तो मेरे प्यारो क्वेश्चन तो ये होगा कि सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वर, कितने? 7 स्वर, ठीक है ना। हाँ, गायन होगा सामवेद का। हाँ, तो गायन मतलब गान माने गाना, या गायन एक ही तो बात है। संगीत यदि मैं बोल दूंगा, संगीत बता देंगे, बात एक ही है। चलो जी, तो सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों सारे गामा पादा निसा की जानकारी मुझे मिलती है। यदि क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आएगा तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है निश्चित तौर पर, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भी, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ होगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सामवेद को। कौन से संगीत की बात है मेरे प्यारो? तो मैं आपको बताऊंगा, भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत का जनक, जनक किसे कहा जाता है? तो सर आप सामवेद क्यों ना लगा देते? कौन सा वेद होगा सर जी? सामवेद होगा। भारतीय संगीत, हाँ, तो भारतीय संगीत का मेरे लाडलो आप बता देना, ठीक है ना। तो आप बताएंगे क्या? सामवेद, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और इसका उपवेद बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, क्योंकि चारों के उपवेद होंगे। उपवेद इस तरीके से लिखना है। किसकी बात है सर? सामवेद का उपवेद यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो गंधर्व वेद लिखा दूंगा। क्या? तो हम बताएंगे सर गंधर्व वेद, इस तरीके से कर देना है। सामवेद का उपवेद क्या होगा मेरे प्यारो? गंधर्व वेद होगा। और सामवेद का ऋत्विक कौन होता है? उद्गाता, ठीक है ना। यदि मैं, चलो यहां लिख दो ऐसे, सामवेद का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। सामवेद का क्या है मेरे प्यारो? ऋत्विक, ऐसे बताएंगे। तो ये कौन होगा? उद्गाता होगा। कौन सा सर जी? उद्गाता, इस तरीके से लिखना है। ये ऋत्विक का मतलब क्या होता है? जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वरगान करना है। मतलब उद्गाता किसे बोलेंगे? जिसका कार्य, यहां नोट करके लिख देंगे, जिसका जो कार्य है, ये कर देना, जिसका कार्य
ऋचा जो होती हैं, ऋचाओं का क्या होगा सर जी? ऋचाओं का से स्वरगान करना, से स्वरगान करना, इस तरीके से जिसका कार्य ऋचाओं का से स्वरगान करना है। तो सामवेद का ऋत्विक उद्गाता, मतलब कि उद्गाता ऋत्विक उसे बोलेंगे जो ऋचा जो पढ़ता है, जैसे इस श्लोक में बोलूं, सुक्त बोलूं, उन्हें पढ़ने वाले को उद्गाता यहाँ पर बोला गया है। और क्या मतलब कि शेषवरगान करना इनका शाब्दिक अर्थ होता है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आचे की साम का अर्थ क्या है सर जी? गायन। साम वेद में सर्वप्रथम कितने स्वरों का? 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, और सामवेद का ऋत्विक क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। तो जहां तक ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि भाई सब यहीं साथ के साथ आपके याद होते चलेंगे। ये पॉइंट आपने किए, इसी के साथ आगे चल रहा हूं भाई, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं बढ़ ही रहा हूं, ठीक है ना? तीसरा आप करेंगे सर जी। चलो जी सर जी, आप सच्ची में बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लव यू। आज पता चली तुम्हें? चलो ठीक है, मजाक है ये। ठीक, तीसरा, दिल पे मत लियो कोई हिसाब नहीं, और दिल पे लो तो मुझे दे दिया हूँ। यजुर्वेद, इसी के साथ कौन सा वेद होगा सर? आप बताएंगे यजुर्वेद। भाई तीसरे वेद की तरफ चलेंगे, और तीसरा वेद होगा यजुर्वेद। मेरे प्यारो, यजु का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ करना। इसका यजु, यदि मैं बात करूं सर किसकी बात है, तो हम बताएंगे यजु, ऐसे लिखेंगे ना। यजु का शाब्दिक अर्थ होगा मेरे प्यारो, यदि मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, यजु का शाब्दिक अर्थ तो आप लिखेंगे यज्ञ कर देना सर जी। क्या? यज्ञ कर देना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। इसका यजु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? यज्ञ। यज्ञ की विधियों का जो इसमें प्रतिपादन किया गया है, यज्ञ। तो मैं यही कोष्टक में लिख दूंगा जो यज्ञ की विधियां हैं, यज्ञ की विधियों का, विधियां यज्ञ वगैरह जो होती है ना, यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है, इस तरीके से छापेंगे। प्रतिपादन किया गया है, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है ना? जहां तक के पॉइंट आपके समझ में आ भी रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आज एक यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन कौन से वेद में किया गया है? आप बताएंगे सर जी यजुर्वेद में किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में किया गया है। आगे बात समझ में? चलो, अरे आ रही है आवाज समझ में ना? राहुल गुप्ता जी, हाँ सर जी आ रही है। मेरे प्यारो, यदि यजुर्वेद की बात करूं तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा हुआ है। बोलते हैं ना गद्यांश से लिख दो। जब हम छोटे छोटे से थे, गद्यांश और पद्यांश आपने पढ़े होंगे। तो ये जो वेद है दोनों किसमें? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये भी लिख देंगे यजुर्वेद मेरे प्यारो। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य व पद्य इस तरीके से लिखेंगे सर जी, दोनों में लिखा गया है। दोनों में क्या किया गया है? लिखा गया है मेरे प्यारो। ये आपको बताना है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा? यजुर्वेद की बात होगी तो आपको बताना होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा, ठीक है? यजुर्वेद के 2 प्रधान पद हैं। एक कृष्ण, नाम सुना होगा, मतलब कि कृष्ण यजुर्वेद बोल देंगे, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। इसके 2 प्रधान पद भी होंगे। मैं यहां लिख दूं 2 प्रधान पद, ठीक है ना? यजुर्वेद के कितने प्रधान पद हैं? 2 प्रधान पद होंगे। एक का नाम होगा सर जी कृष्ण, ठीक है ना? कृष्ण। और एक का नाम होगा जो है शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद, इस तरीके से इसके 2 प्रधान पदवी हैं। एक का नाम होगा कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरे का नाम होगा शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना? दूसरे का नाम क्या होगा? शुक्ल यजुर्वेद आपको बताना है इस तरीके से, ठीक है? इसके 2 प्रधान पदवी आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और मेरे प्यारो, यजुर्वेद का जो ऋत्विक होता है, ऋत्विक अधुर्व्य अधुर्व्य होता है, ठीक है? तो हम बताएंगे सर जी इसके ऋत्विक की बात होगी। अब ऋत्विक किसे बोलेंगे? जो पढ़ने वाला होता है, तो उसका नाम होगा सर अधुर्व्य। ये मैंने पहले उद्गाता किसका था? सामवेद का। तो इसका नाम क्या होगा? अधुर्व्य। ये करेंगे, ठीक है ना? अधुर्व्य, इस तरीके से आपको लिख देना है यदि क्वेश्चन आएगा। अधुर्व्य, एक सेकेंड, ठीक है ना? यहां करेंगे ना, अब सही है ना?
अब पूरा ही लिख दूं, अधुर्व्यय क्या होगा सर जी? अधुर्व्यय ये करना है। ऋत्विक जो ऋचा वगैरह कोई पढ़ता है, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। और उपवेद धनुर्वेद हम कर देंगे, ठीक है। चलो, इस समय इंग्लिश भाषा ना ही विपिनपाल जी ना, यहाँ इंग्लिश का देख कौन से वे बोल रहे हैं, अभी तो हिंदी भी ना चल रही, ठीक है ना। तो आप बताएंगे इसका उपवेद यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा सर जी, धनुर्वेद कर देंगे। कौन सा पूछा जाता है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो हम बताएंगे सर जी धनुर्वेद। इस तरीके से आपको करना है धनुर्वेद। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जब आएगा, ठीक है ना। मतलब कि बोला गया है, दो प्रधान पद भी हैं, मतलब कि इसे दो पार्टों में भी बांटा जा सकता है। एक का नाम कृष्ण यजुर्वेद, जैसे पूरा यजुर्वेद होगा उसे दो पार्टों में, दो प्रधान पद हैं, एक अलग एक अलग। पहले में कृष्ण के बारे में, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, इस तरीके से दो प्रधान पद, ठीक है ना, इस तरीके से है यहाँ पर, ठीक है। तो संडे को क्लास नहीं चलेगी। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, तो इसी तरीके से करना है। चलो भाई, अब इसी की बात करेंगे। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा यजुर्वेद आना भी चाहिए। अब यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्यु व वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिला है, तभी तो बोला गया है कि यजुर का शाब्दिक अर्थ यज्ञ से है। तो हम बोलेंगे सर जी यजुर्वेद में कौन से वेद की बात होगी मेरे प्यारों, तो यजुर्वेद में सर्वप्रथम, इस तरीके से लिखना है। कौन सी वेद की बात है मेरे प्यारों, तो यजुर्वेद में सर्वप्रथम सर जी एक किसकी बात होगी, एक राजस्यु तथा वाजपेय, इस तरीके से लिखना है। सर्वप्रथम राजस्यु तथा वाजपेय, तथा क्या होगा सर जी, तो हम भी बता देंगे भैया वाजपेय यज्ञ का, कौन से यज्ञ की बात होगी, वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। कौन सी यज्ञ की बात है मेरे प्यारो, वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वेद में राजस्यु तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है, तब आपको बताना होगा सर जी यजुर्वेद में मिलता है। और मेरे प्यारों यजुर्वेद में हाथियों का उल्लेख भी मिलता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे निश्चित तौर पर। सर संडे को टेस्ट ले लीजिए, घर ना जाऊं है भैया, मैं 7 दिन में तो एक दिन जाऊं और संडे को भी टेस्ट ले लूं। विवाह विच्छेद ही करवा के मानोगे कतई, तलाक ही दिवाओगे। हेलो, ठीक है ना। तो आपको बताना है यजुर्वेद में सर जी हाथियों के पालने का उल्लेख भी मिलता है। ये पॉइंट भी आप कर देंगे। यजुर्वेद में कौन से वेद की बात होगी, तो हम बताएंगे यजुर्वेद में मेरे प्यारो, यजुर्वेद में हाथियों की, ठीक है ना, किसकी बात है, तो हाथियों के पालने का, हाथियों को पालने का, ठीक है ना, भी उल्लेख मिलता है। पालने का भी उल्लेख मिलता है, भी उल्लेख मिलता है, ये हम बताएंगे, उल्लेख मिलता है, सही है। तो ये होगा आपका यजुर्वेद। अब इसी के साथ आएगा सर जी आपका अथर्ववेद। कौन सा, तो चौथा वेद मैं आपको बताऊं, चौथा वेद आप पढ़ेंगे सर जी अथर्ववेद। कौन सा वेद होगा, तो हम बताएंगे चौथा वेद अथर्ववेद होगा, ठीक है ना। चलो, और अथर्ववेद करेंगे सर जी हम कल, ठीक है। टेस्ट भी कराऊंगा टॉपिक समाप्त होने के बाद, ठीक है। तो टेस्ट भी कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज होंगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। ले पाए, ठीक है। बैलेंस नहीं था फोन में, ठीक है, तो भैया बैलेंस भी डलवाएंगे। जब आप हम पे आश्रित हो तो बैलेंस भी डलवाए करेंगे। तो बहुत बढ़िया, आपने जो है बड़ी सुंदरता के साथ ये टॉपिक किया है। कल अथर्ववेद और उत्तरवेदिक काल, अथर्ववेद तो 2-3 लाइन 4-5 लाइन का है, और वैदिक उत्तर वैदिक काल कल समाप्त हो जाएगा। और फिर हम चलेंगे जो है धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं प्राचीन भारत में, बौद्ध धर्म फिर जैन धर्म, दोनों धर्मों को पढ़ेंगे। फिर महाजनपद काल की तरफ हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो आप जो है, हाँ, जादू टोना कराऊंगा कल को, ठीक है ना। तो जादू टोना भी कराऊंगा, प्रेम विवाह भी करवा दूंगा, भूत प्रेत ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। लिखे रहे ना, जब हम जाएंगे रोड के किनारे लगाए रखें एक तंबू सा, तंबू से पे लिखे रहे जादू टोना,
छुटकारा पाएं सौतन से। इस तरीके से जो लिखे रहे तो वो अथर्ववेद में आएंगे। तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात होगी आपसे, बहुत बढ़िया तरीके से आप करती रहना। चलो ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।